तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है इस प्रकार से है, बोल रहा है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो ऐसा मतलब अनुबंध, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था तो जो था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। एक तरफा अनुबंध का मतलब हुआ कि देखिए एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूर, अब बंधुआ मजदूर क्या होता है। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मतलब सिर्फ कमाना है, वो पैसा के लिए बोल चाल नहीं करता है। अगर अपन भाषा में इसको समझने का प्रयास करें तो मान लेते हैं कि आपके पिताजी अगर कहीं से किसी से कर्जा ले लिए हैं, ठीक है, और वो पैसा चुका नहीं पाए, तो उसके बदले में आपको यानी कि उनके बेटे को खटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और बिल्कुल फ्री, जब तक कि पैसा वसूल ना हो जाए। तो वही है बंधुआ मजदूर। तो यहाँ पे बंधुआ मजदूरों को अधिकार नहीं था, यानी कि वो बोल नहीं सकता, सिर्फ कमा सकता है, जिसमें मालिकों को असीमित, माने मालिक जितना चाहे उतना बोल सकता था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बाओ दाई कौन था। बाओ दाई कौन था, तो चलिए देख लेते हैं। तो बाओ दाई पहले तो अनाम का शासक था, लेकिन फ्रांस के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासक बन गया। देखिए बाओ दाई जो था एक शासक था, माने पहले जब वियतनाम का शासक नहीं बना था तो उससे पहले बाओ दाई अनाम का शासक था। अनाम देश का शासक हुआ करता था, लेकिन जब उसको फ्रांस सपोर्ट किया तो फ्रांस के सपोर्ट से, समर्थन से वो दक्षिणी वियतनाम का शासक बन गया था। अब अगर बात करें तीसरका क्वेश्चन के, तो ये बोल रहा है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है। देखिए हिंद चीन क्या था, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जिस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आते हैं उसी क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता था। जैसे देखिए, यानी कि अगर बात करा जाए हिंद चीन को, तो हम कह सकते हैं कि माने लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जिस क्षेत्र में आते थे ना, उसी क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता था। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूंकि यह जो है अति लघु है, यानी कि बहुत कम शब्दों में उत्तर देना होता है। तो देखिए यहाँ पे सवाल है कि जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था, तो इसको समझ लेते हैं। तो जेनेवा जो समझौता था वो मई 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पूछ रहा था कब हुआ था, तो मई 1954 ईस्वी में। मई 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, तो जेनेवा समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ था। यानी कि मई 1954 ईस्वी में क्या हुआ, तो जेनेवा समझौता हुआ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि होवा आंदोलन की चर्चा करें, कि माने होवा आंदोलन क्या था, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या था।
तो होवा आंदोलन जो था एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फूसो था। देखिए, जो होवा आंदोलन था क्रांतिकारी आंदोलन तो था, लेकिन धर्म को लेकर के हुआ था, बौद्धिक धर्म को लेकर हुआ था, इसलिए इसे धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता था। जो कब हुआ तो 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता कौन थे तो हुइन फूसो थे, हुइन फूसो। तो इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु तो देख चुके हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न अब देख करके समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें कि हिंद चीन में फ्रांस कैसे आया था और कैसे कैसे इसका विस्तार फैला था। तो देखिए, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये इसका आंसर इस प्रकार से कि 17वीं शताब्दी में बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी जो जिन्हें पादरी कहा जाता था वे हिंद चीन में पहुंच गए थे और 1862 ईस्वी में फ्रांस ने अपने सैनिक बल से आनाम देश पर अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, उसके बाद कंबोडिया के साथ साथ तोंकिन पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह से 20वीं शताब्दी आते आते पूरे हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया था। यानी कहने का मतलब है कि जब 17वीं शताब्दी आया तो उस स्थिति में सबसे पहले फ्रांस के व्यापारी, जिसे पादरी कहा जाता था, तो पादरी लोग चीन में यहाँ पे पहुँचे थे, हिंद चीन में पहुँचे थे। ठीक है। अब देखिए, तो 1862 ईस्वी जब आया तो क्या किया फ्रांस कि अपन सैनिक के बल पर आनाम देश पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इसके बाद अब आनाम पर जैसे कब्जा किया, इसके बाद तुरंत वे कंबोडिया पर अब अधिकार कर लिया। कंबोडिया पर अधिकार करला के बाद तोंकिन पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार से 20वीं शताब्दी आते आते जो फ्रांस था पूरे हिंद चीन पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर रासायनिक हथियार क्या था और एजेंट ऑरेंज क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का उपयोग अमेरिका ने 1964 ईस्वी में वियतनाम के विरुद्ध किया था। जब क्या हुआ कि जब वियतनाम नहीं मान रहा था, वियतनाम और अमेरिका में जब लड़ाई होने लगा, तब अमेरिका इसका उपयोग, ये रासायनिक हथियार का उपयोग 1964 ईस्वी में कर लिया। ठीक है। अब समझते कि रासायनिक हथियार क्या था। तो रासायनिक हथियार में एक बम था जिसका नाम था नापाम। क्या था? नापाम बम था। तो नापाम एक ऐसा रासायनिक हथियार था जिसे अग्नि बमों में किसमें? तो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर बनाया जाता था, जो त्वचा से चिपक कर जलने लगता था। यानी कि नापाम यानी रासायनिक जो हथियार था उसमें नापाम एक ऐसा बम था कि इसको बनाया कैसे जाता था, तो जब अग्नि बम में गैसोलीन नामक पदार्थ को जब मिला दिया जाता था
तो नापाम बम बनकर तैयार हो जाता था। और इसका काम था कि जिसके शरीर में ये पड़ता था, लगता था, तो त्वचा से, चमड़ा से चिपक जाता था और चिपक कर लहरने लगता था, जलने लगता था। तो बहुत ही खतरनाक बम था। अब दूसरा कहा है कि एजेंट ऑरेंज क्या था। तो एजेंट ऑरेंज के बारे में समझ लेते हैं। तो यह एक ऐसा जहर था जिसके प्रयोग से पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थीं और पेड़ मर जाता था। अमेरिका ने इसका प्रयोग बड़े बड़े जंगलों के साथ खेतों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों को खत्म करने के लिए किया था। यह जहर इतना खतरनाक था कि अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी थी। यानी कि देखिए, नापाम तो हम लोग समझ गए थे। अब हम लोग एजेंट ऑरेंज के बारे में समझते हैं। तो देखिए, यह जो एजेंट ऑरेंज था, यह एक जहर था। और ऐसा जहर था कि अगर इसको हम पेड़ के पत्ती पर अगर डाल देते थे तो क्या होता था कि तुरंत मुरझा जाता था। और इतना खतरनाक था कि पूरा पेड़ भी क्या होता था, खत्म हो जाता, झुलस कर मर जाता था, यानी कि खत्म हो जाता था। तो इसीलिए अमेरिका ने इसका उपयोग किया था बड़े बड़े जंगलों को नष्ट करने के लिए, ठीक है, और खेतों में जो फसल लगा था उसको नष्ट करने के लिए। और जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा था वहाँ उस आबादी वाले क्षेत्र को ख़त्म करने के लिए अमेरिका इसका प्रयोग किया था, ठीक है। यानी कि अब इतना ही नहीं, ये जहर इतना शक्तिशाली था, इतना खतरनाक था कि जैसे मान लेते हैं कि अगर इस पीढ़ी में अगर यहाँ पे पड़ा तो उसके जो अगला पीढ़ी आएगा वो भी लूल्हा लंगड़ा जन्म लेता था। इतना इसका साइड इफेक्ट था। तो अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि हो ची मिन के विषय में संक्षिप्त में लिखें। हो ची मिन के विषय में संक्षिप्त में लिखना है कि आखिर हो ची मिन क्या था, कौन था आखिर ये। तो देखिए, हो ची मिन के बारे में समझते हैं। तो हो ची मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई कवोक था। इस सवाल में पूछता है कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था। तो न्यूगन आई कवोक था। न्यूगन आई कवोक था। क्या था? न्यूगन आई कवोक था हो ची मिन का दूसरा नाम, जो कि वियतनामी छात्र था, यानी वियतनाम के ही था, वियतनामी छात्र था। इसने 1917 ईस्वी में पेरिस में 1917 ईस्वी में पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में वह पढ़ने के लिए मॉस्को चला गया। गुट तो बनाया लेकिन बाद में मॉस्को चला गया पढ़ने के लिए। और साम्यवाद से प्रभावित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन कर दिया। कौन? तो हो ची मिन, यानी इसका दूसरा नाम था क्या? न्यूगन आई कवोक था। इसके बाद 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को मिलाकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी यानी वियतनाम कांग सान देंग की स्थापना किया, जो उग्र विचारों वाली थी। जिनेवा समझौता के बाद उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन का सरकार आखिरकार बन ही गई। यानी कहने का मतलब था इस सवाल का कि हो ची मिन आखिर कौन था। तो हो ची मिन के बारे में हम देखें कि हो ची मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई कवोक था। न्यूगन आई कवोक था, जो कि वियतनामी छात्र था। ये क्या किया कि एक दल बनाया, ठीक है, साम्यवादियों को मिलाकर एक दल बना लिया। इसके बाद ये चल गया मॉस्को में चल गया पढ़ने। और इसके बाद वहाँ साम्यवादियों से प्रभावित हो करके 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी
दल का गठन कर दिया था और 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को, यानी कि जो वियतनाम में राष्ट्रवादी जो गुट था पहले बना हुआ था, बीच में कुछ कारणवश बिखर गया था, टूट गया था, तो उसको मिलाकर फिर से वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। अब वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को वियतनाम कांग सान देंग, ये चीनी नाम है इसलिए बहुत हंसी भी आएगा, तो इसका स्थापना किया, जो कि उग्र विचारों वाली थी। ठीक है। और जब एक बात है कि जब जेनेवा समझौता हुआ, तो जेनेवा समझौता होने से वियतनाम दो भागों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। तो जेनेवा समझौता जब हुआ तो उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह का सरकार बन गया था। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के, तो कह रहा कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, बतावें हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, माने रोड है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, तो हो ची मिन्ह मार्ग एक ऐसा मार्ग था जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। यह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए वियतनाम तक जाता था। अमेरिका इसे बार बार क्षति पहुंचाता था, लेकिन वियतनामी इसे तुरंत ठीक कर लेते थे। इस मार्ग पर अधिकार जमाने के लिए अमेरिका लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अमेरिका बुरी तरह से क्या हो गया, हार गया। जैसे कहने का मतलब है कि हो ची मिन्ह एक ऐसा रोड था, ऐसा सड़क था, ऐसा हाईवे था जिससे अनेक प्रकार के माने सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें का हुआ था। जैसे ये मार्ग है, इससे अनेक कच्ची पक्की सड़कें निकल के जुड़ा हुआ था। ठीक है, जुड़ा हुआ था। और यह मार्ग जो था हनोई से चलता था और हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए वियतनाम तक ही पहुंच जाता था। तो देखिए अमेरिका इस मार्ग को नष्ट करना चाहता था। ठीक है, तो नष्ट करने के लिए मतलब बार बार उसको क्षति पहुंचाता था, कभी बम फेंक देता था, कभी कुछ करता था, इस प्रकार से करता था। लेकिन वियतनामी भी कम नहीं थे, इसको तुरंत ही ठीक कर लेते थे, बहुत मेहनती थे। तो इस मार्ग पर अधिकार जमाने के लिए अब अमेरिका सोचा कि इस मार्ग पर हम अधिकार करेंगे। तो अधिकार जमाने के लिए सोचा अमेरिका कि लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर देते हैं। तो लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर तो दिया, लेकिन देखिए अब जौन आदमी से एक गो से लड़ नहीं पा रहा है, तो वो आदमी 2-3 गो से मिलेगा तो हारिए ना जाएगा। तो 2-3 गो मिलने के वजह से बेचारा अमेरिका बुरी तरह से क्या होता है, हार जाता है। अब इस लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन है 5वां, जो इस प्रकार से है, बोल रहा है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। मैंने कहा कि आखिर अमेरिका जो है, अमेरिका के तो कुछ था नहीं क्योंकि पहले तो फ्रांस आया था, तो आखिर अमेरिका घुसा कैसे हिंद चीन में, ओकरे बारे में पूछ रहा है। तो देखिए हिंद चीन में अमेरिका फ्रांस की मदद करने के बहाने आया था और इसने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए साम्यवादियों को तोड़ने का प्रयास किया, जिससे तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मई 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि वियतनाम 2 भागों में बट गया। उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को मिला, यानी कि साम्यवादियों का सरकार बना, और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बनी। यानी कहने का मतलब है कि अमेरिका हिंद चीन में घुसा कैसे। तो जानते हैं कि अमेरिका शुरू से चालाक था। अमेरिका का किया, वो कहा कि हम फ्रांस के मदद करेंगे, और फ्रांस के मदद करने के बहाने वह हिंद चीन में पहुंच गया और धीरे धीरे अपना नियम अपनाने लगा, माने टांग अड़ाने लगा। हस्तक्षेप की नीति, माने
हस्तक्षेप रुकावट डालने लगा। हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए कहा किया कि जो साम्यवाद का समर्थक होते थे, जो सोचते थे, साम्यवाद का मतलब क्या होता है, तो जो सभी को मिलाकर चलते हैं, ठीक है, समाज को एक तरफ मिलाकर चला जाता है, उसमें सभी वर्ग एक समान होते हैं। तो साम्यवादियों को तोड़ने का प्रयास किया। कैसे? मैंने भड़का के तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे क्या हुआ, चूंकि क्या हुआ कि उत्तरी वियतनाम जो था उसको रूस भी सपोर्ट कर रहा था, तो रूस बड़ा खिसिया गया, धमकी दे दिया अमेरिका को। तो लगा कि तृतीय विश्व युद्ध अब होए के रहेगा, तो लगा कि तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ने लगी। इसको ध्यान में रखते हुए अब सोचा गया कि नहीं भाई, 2 विश्व युद्ध हुआ तो इतना हानि हुआ पैसा के, तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा दिक्कत। इसीलिए मई 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ, और इसका परिणाम हुआ, जब जेनेवा समझौता हुआ तो वियतनाम 2 भाग में बट गया। ठीक है, एगो के कहते थे उत्तरी वियतनाम, एगो के कहते थे दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों, यानी साम्यवादी का समर्थक था हो ची मिन, तो साम्यवादियों का सरकार यानी हो ची मिन का सरकार बना। और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बनी। तो दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट करता था के अमेरिका, यानी कि अमेरिका का सरकार वहाँ पे बन चुका है। तो यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बहुत बढ़िया लगता होगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और याद रखिए कि हमेशा प्लेलिस्ट पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।